नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड की नदियों और नहरों में फ्लोटिंग टरबाइन के जरिए ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा खेतों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में भी साबित हो सकता है फायदेमंद। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट का मसौदा तैयार। अम्ब्रेला एक्ट बनने से सभी विश्वविद्यालयों के नियमों में आएगी एक रूपता, कई समस्याओं का होगा समाधान। उत्तराखंड में कल शाम तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3093 पहुंची। इनमें से 2502 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ऋषिकेश में 2 आईसीयू का होगा संचालन। और आज कोरोना महामारी के बीच सादगी से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी पर्व की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। राज्य की नदियों और नहरों में फ्लोटिंग टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सोलर और विंड पावर की तरह ऊर्जा उत्पादन की यह विधि राज्य की नहरों और नदियों के अनुकूल होगी। उन्होंने फ्लोटिंग टरबाइन के जरिए खेतों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की संभावनाओं को तलाशने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नदियों और नहरों का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार ने अम्ब्रेला एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। इस एक्ट के जरिए निजी विश्वविद्यालयों के फीस मनमानी के साथ ही कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अलग अम्ब्रेला एक्ट बनने से सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में एक रूपता आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों के अलग अलग एक्ट होने से कई समस्याएं हो रही हैं। अम्ब्रेला एक्ट से इन समस्याओं का समाधान होगा। उपसमिति ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और शिक्षाविदों से मिले सुझावों को अपनी सिफारिशों का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि अम्ब्रेला एक्ट राज्य बनने के करीब 20 सालों बाद मिलने जा रहा है, जबकि यह काम पहले होना चाहिए था। जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उसमें अम्ब्रेला एक्ट एक छाते के नीचे सारे विश्वविद्यालयों को एक कानून के दायरे में लाने की आज उपसमिति, मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक हुई। अब तक चाहे रजिस्ट्रार की नियुक्तियों को लेकर हो, उप कुल सचिव को हो, सहायक कुल सचिव को लेकर हो, फाइनेंस अफसर को लेकर हो, सब में अलग अलग विसंगतियां थी, अलग अलग नियुक्ति करने के तरीके थे और अपने आप और उसके कारण बहुत सारे मामले आपको सब लोग प्रदेश जानता है कि किस तरह विसंगतियां अलग अलग विश्वविद्यालयों में समय समय पर इन पदों पर नियुक्ति को लेकर होती रही है। और सबकी राय को समेटते हुए और महामहिम राज्यपाल जो भी महामहिम राज्यपाल या चांसलर को सम्मान को भी बरकरार रखते हुए और हमने आज अपनी संस्तुतियां कैबिनेट के लिए की हैं और मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा, मैं सोचता हूँ आज कदम और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एम्स ऋषिकेश ने कोविड वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही आईसीयू की सुविधाओं में भी इजाफा किया है। कोविड वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अब एक की जगह 2 आईसीयू संचालित होंगे। इनमें 30 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मामलों के लिए एक और गहन चिकित्सा यूनिट स्थापित की गई है। नए आईसीयू में 15 अतिरिक्त वेंटिलेटर का प्रबंध भी किया गया है। 200 बेड्स हमारे पास हैं और हम इनको फर्दर 300 बेड्स ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास पहले एक आईसीयू था कोविड का, लेकिन आज की डेट में हमारे पास कोविड के लिए 2 आईसीयू हैं और दोनों ही आईसीयूज में 15-15 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मॉनिटर व दूसरे नेसेसरी इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारी एनेस्थीसिया की टीम, हमारी मेडिसिन की टीम, पल्मोनरी मेडिसिन की टीम हर शिफ्ट में वहाँ पर फैकल्टी ड्यूटी पे रहती है, रेजिडेंट्स ड्यूटी पे रहते हैं और नर्सिंग ऑफिसर जो कि क्रिटिकल केयर में ट्रेंड है वो इन सभी मरीज़ों की देखभाल के लिए रहती है। इसके अलावा जो हमारा पेशेंट रिमोट सेंसिंग सिस्टम था जो कि हमने पहले एक तरफ लगवाया था, उसको भी हमने दूसरी तरफ डुप्लीकेट कर लिया है।
एम्स ऋषिकेश के कोविड वार्ड में कोरोना वायरस के 30 मरीज भर्ती हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने कोविड वार्ड में कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम 7 बजे स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 45 लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3093 हो गई है। इनमें से 2502 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 522 एक्टिव केस हैं। कल शाम उधम सिंह नगर से 17, देहरादून से 8, बागेश्वर से 6, उत्तरकाशी से 5, नैनीताल से 4, अल्मोड़ा से 2 और हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी से एक मामले सामने आए हैं। राज्य में रिकवरी दर 80% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्यों की विभिन्न वर्चुअल समीक्षा की। उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा कि कोरोना महामारी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जनसेवा की है वो दूसरों के लिए आदर्श बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना और साथ ही विभिन्न प्रदेशों में जो सेवा कार्य किए गए उनको भी उन्होंने देखा और महसूस किया। आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक उद्बोधन दिया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कोरोना काल में जिस प्रकार से पार्टी ने सेवा की है वो भी अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श बन करके आया है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक कार्य और भी सौंपा है सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि जो भी इस दौरान सेवा कार्य हुए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। मंडल स्तर पर डिजिटल बुक तैयार हो, इसमें सभी कार्यों का समन्वय हो। इसके बाद जिला स्तर पर, इसके बाद प्रदेश स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को किया जाना है। और उन्होंने इसके लिए जो आग्रह किया है, जो हमारे लिए आदेश है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो 25 सितंबर को जयंती है उस समय तक इस काम को पूरा किया जाना है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज होगा और 3 भाषाओं में इसको तैयार करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार जनसेवा से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार जिस तरह से आज 3 साल कंप्लीट करके आगे चल चुकी है, एक नए उत्साह में आज कार्यकर्ता है। कोरोना जैसी विश्व महामारी में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने को प्रस्तुत किया है और अभी हम सुन रहे थे 7 स्टेट का रिव्यू था, माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे थे। एक प्रधानमंत्री को इतना समय, जहां चाइना के कल वो चाइना के बॉर्डर पे थे, उससे पहले वो उनके अन्य कार्यक्रमों में थे, आज वो फिर कमिटमेंट लेवल पर पूरे 7 स्टेट्स का रिव्यू ले रहे हैं कि हम जनता की सेवा में कहीं पीछे तो नहीं रह गए। मुझे लगता है कि सही तरीका सरकार में रहने के बावजूद भी सेवा भाव में रहना यही एक तरीका है और इसी के लिए हम सब प्रस्तुत हैं। हम माननीय मोदी जी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लगातार इस संकल्प में हैं और हमारी कोई भी मीटिंग बिना संकल्प के पूरी नहीं हो रही कि हम मानव के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने कमिटमेंट लेवल को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। आज गुरु पूर्णिमा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें अपने गुरुओं के प्रति आस्था प्रकट करने का स्मरण कराता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन चारों वेदों के रचयिता और महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में जगत गुरु श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। वहीं कोरोना महामारी के बीच लोगों ने सादगी से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। गंगा घाटों पर कुछ लोगों ने स्नान किया। मंदिरों में भी कम ही संख्या में लोग नजर आए।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने नई चुनौतियों को खड़ा किया है, लेकिन इसके कई सकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। राज्य में लॉकडाउन के कारण जिन लोगों का रोजगार छिना, उनमें से कई लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ गए हैं। पौड़ी जिले के मीणा मल्ली के अजय बिस्ट ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। कोरोना महामारी से पहले वो टैक्सी चलाते थे। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर सब्जियों और फूलों की खेती के साथ ही मछली पालन का काम शुरू किया। अब यही इनकी आजीविका का साधन बन गया है। मेरा ड्राइविंग का काम था। लॉकडाउन के कारण हमने परिवार पालने के लिए सब्जी का काम स्टार्ट किया। लगभग 15 नाली के लगभग ज़मीन में काम कर रहे हैं। इसमें हमने टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, मिर्ची, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मक्का की खेती कर रखी है। परिवार के सारे सदस्य लगे हुए हैं, मदर, फादर, मदर। हम जो सब्जी होगी वो लोकल बाज़ारों में पहुँचाएँगे। हम इसमें करीब 8-10 लड़के हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं। जिले के घंडियाल गांव के युवाओं का भी कृषि क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ा है। गांव के चक्रधर बंदूणी ने पास के बाजार बिजोरा पानी में कई सालों से बंद दुकानों को किराए पर लिया और मुर्गी पालन का काम शुरू किया। आज उनके पास बड़ी संख्या में मुर्गियां हैं। एक मुर्गी फार्म का बारे में सोचा हमने, और मैं और हमारे चाचा जी हैं बगली से, चंद्र प्रकाश जी। तो हमने थोड़े से चूजे रखे हैं, छोटे छोटे 400 चूजे रखे हमने, और ये मंगाए थे हमने पंतनगर से। तो इनको मुर्गी फार्म को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आगे बढ़ाए। ये चूजा में यहाँ तक 40 रुपये का बैठा, और ये अभी 2-2.5 महीने में बड़ा हो जाएगा, बेचने लायक। तो हम इसमें, ये हमारे चाचा जी इन्होंने परीक्षण ले रखा है। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही बारिश से जानमाल के नुकसान की खबर है। नैनीताल जिले के कोशिया कुटौली में आज सुबह नदी पार करते समय 3 महिलाएं बह गईं। बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। समाचार लिखे जाने तक एसडीआरएफ ने 2 महिलाओं के शव बरामद कर लिए थे। बागेश्वर में तेज बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उधर चमोली जिले में कल रात भर भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से 29 लिंक मार्ग बंद हो गए। बारिश के कारण जिला मुख्यालय सहित कई जगह दूरसंचार, पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि कई जगह बंद पड़े बद्रीनाथ हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। जिले के सिमली में बारिश से धारडुगरी गांव के मकानों में मलबा भर गया है। बारिश से खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी में धरासू फूलचट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलबा आने से बाधित हो गया। पौड़ी जिले के जमगड्डी ग्राम सभा के तोक के ऊपर स्थित जंगल में आज सुबह लगभग 6:30 बजे बादल फटा। हालांकि इससे जान माल को नुकसान नहीं हुआ है। राज्य में बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पौड़ी जिले के फलस्वाड़ी गांव में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने के लिए राज्य सरकार ने ट्रस्ट के गठन की अनुमति दे दी है। 12 सदस्यीय इस ट्रस्ट के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नामित करेंगे। ट्रस्ट में शेष सदस्यों के तौर पर पौड़ी क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा रहा है। राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस मंदिर के निर्माण के लिए हर घर से मिट्टी प्रयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पौड़ी में सीता जी के अलावा लक्ष्मण जी और वाल्मीकि जी के मंदिर भी आसपास ही स्थित हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सीता ने भूमि समाधि ली थी और इस गांव के लोग सालों से माता सीता की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ट्रस्ट के गठन की घोषणा पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि जल्द ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सीता माता सर्किट से जिले का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड की नदियों और नहरों में फ्लोटिंग टरबाइन के जरिए ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। कहा खेतों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में भी साबित हो सकता है फायदेमंद। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट का मसौदा तैयार। अम्ब्रेला एक्ट बनने से सभी विश्वविद्यालयों के नियमों में आएगी एक रूपता, कई समस्याओं का होगा समाधान। उत्तराखंड में कल शाम तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3093 पहुंची। इनमें से 2502 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ऋषिकेश में 2 आईसीयू का होगा संचालन।
और आज कोरोना महामारी के बीच सादगी से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।